किसानों पर जैसे बताया कि गेहूं में नंबर 1 है, हमारी चना की फसल बढ़ रही है और दूसरी फसलों का भी जिक्र किया गया। भाई किसान के उगा रहा है तो वो फसलें बढ़ती जा रही हैं, इसका मतलब ये होता है क्या कि जेब में पैसा आ रहा है? भाई किसी के पास 10 बीघा जमीन है तो उसने 10 बीघा में गेहूं उगा दिया, अब वो गेहूं ज्यादा मात्रा में हो गया तो उसके बाद उसको जो है उस मार्केट में बेच दिया, उससे फायदा हुआ ना हुआ वो पता नहीं, लेकिन वो पैसा आया जरूर उसके पास। लेकिन इससे किसानों की स्थिति सुधरेगी, ये जानना चाहता हूं मैं। ये ऐसा क्वेश्चन था जो मेरे मन में अभी चल रहा था और आपने ऐसा मेरे मन की अंतर्मन की बात को आपने प्रश्न के रूप में रख दिया। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है एक्चुअली। उत्पादन बढ़ना जो बोलते हैं कि प्रोडक्शन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द इनकम। एक्चुअली ये जरूरी नहीं कि उत्पादन बढ़ा तो इनकम भी बढ़ेगा। और जैसा कि हमें मालूम है कि जो उत्पादन जब बढ़ता है तो उसमें लागत भी बढ़ती है और लागत के साथ उसका मूल्य बढ़ना भी जरूरी है। सो जो बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का जो था कि एक उत्पादन बढ़ेगा एक सीमा तक, इसके बाद वो जो है उसका जो नीचे डाउनफॉल होने लगेगा, उससे जो मिलने वाली इनकम है। यहाँ पे ये देखना है, मैं बजट में देख रहा था कि 25,000 करोड़ का जो उत्पादन और उत्पादकता वर्ड यूज किया गया है। स्वतंत्रता के बाद से ही हम लोग उत्पादन की बात करते रहे हैं और हमें अपेक्षा थी, और मैं मानता हूँ शायद जो बजट बनाने वाले लोग हैं और जो हमारे सीनियर्स हैं जो विभाग में भी काम करते हैं, बेसिकली काम ये करना है कि वैल्यू एडिशन करना है। केवल उत्पादकता बढ़ाने से आपके किसानों का इनकम डबल नहीं होने वाला है। वैल्यू एडिशन कैसे हो, कैपिटल फॉर्मेशन कैसे बढ़े एग्रीकल्चर में, इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़े एग्रीकल्चर में, और वो जो वैल्यू एडिशन है तो वहाँ से आय बढ़ती है और आय बढ़ेगी, किसानों को ज़्यादा भाव मिले और रोजगार पैदा हो। तो वहाँ पे मेरे को दिख रहा है इसमें कि जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, जो हमें मंडियों का मॉडर्नाइजेशन करना है, हमें साधन बढ़ाने हैं कि मार्केट कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जो बजट है वो केवल आदान वितरण या खाद वितरण उसमें नहीं होना चाहिए। वो बात ठीक है, लेकिन आपकी इस बात से जुड़ी हुई है कपिल जी, एक सवाल मेरा ये है कि 2582 रुपए के आसपास शायद एमएसपी है गेहूं में मध्य प्रदेश में। अब ये एमएसपी के रेट बहुत बढ़ गए हैं। मुझे याद है, मुझे मतलब बहुत अच्छे से याद है कि 500 रुपए भी एमएसपी हुआ करती थी और उस समय भी गेहूं पर उस एमएसपी पर लोग अपने गेहूं बेचा करते थे। लेकिन जिस तरह से जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है, लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, मार्केट में पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, उस स्पीड से गेहूं चावल के अगर रेट बढ़ा दी जाए तो किसानों को तो हो सकता है फायदा भी हो जाए कि एमएसपी बढ़ा दी, 5,000 कर दी, मान लीजिए डबल कर दी, बिल्कुल आय दोगुनी कर दी तो डबल गेहूं की एमएसपी कर दी, लेकिन उसके बाद उसका बोझ फिर बाकी लोगों पे पड़ेगा। तो ये किस तरह से बजट में या फिर आर्थिक नियोजन में इसको बैलेंस किया जाता है? देखिए, अर्थव्यवस्था का पहिया है और हम उस चेन में सब एक साकल की तरह बंधे हुए हैं। अगर किसान की बात करूं मैं तो वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अन्नदाता है, उसको आपको मिनिमम प्राइस देना ही होगी मार्केट में, उसको आपको प्रोटेक्शन देना होगा। बट साथ ही साथ आपको, जैसे मैंने सुबह भी आपके चैनल पे बोला था कि एग्री डाइवर्सिफिकेशन की बात करनी करेगी, एग्री प्रोसेसिंग की बात करनी पड़ेगी। क्यों होता है ऐसा कि हर साल 2 साल में कभी एक फ़ोटो आती है, कभी टमाटर सड़क पे फेंके हुए हैं, कभी प्याज सड़क पे फेंकी हुई है, किसान तोड़ नहीं पाता, वहीं कहीं दफन कर देता है अपनी फसल को। ये परिस्थितियां क्यों आ रही हैं? क्या हम आज इतने वर्षों के बाद भी एक अच्छा प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं एस्टेब्लिश कर पाते, या भंडारण की हम व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हैं? तो पहली चीज़ तो ये। दूसरा सवाल आपका, तो क्या आम आदमी पे, बिल्कुल महंगाई होती है तो आम आदमी पे उसका खर्चा पड़ता है, बट उस खर्चे के लिए उसकी वेज ग्रोथ होना पड़े। देखिए, एक किसान को अगर हम आमदनी बढ़ा रहे हैं एमएसपी देके, तो यहाँ वेज ग्रोथ की भी ज़रूरत है। और चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें या भारत देश की बात करें, तो अगर जो डेटा खुद केंद्र सरकार का जो डेटा वो ये बताता है कि वेज ग्रोथ जो है वो सिंगल डिजिट रह गई है हमारे यहाँ पे। क्योंकि अभी आपने देखा होगा सीपीआई इन्फ्लेशन को रिसेट किया गया है, मतलब जो कमोडिटीज थी, फूड ज़्यादा था, अब अभी फिर सर्विसेज और बाकी चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि अब केवल खाने तक आधारित नहीं रहेगा, हम बहुत सारी सर्विसेज भी लेते हैं। तो अब जाके सीपीआई हमारा 2.7 के आसपास दिखने लग गया है। बट एक्चुअल में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। आया है, बहुत बधाई। अब देखिए सीएम निकल रहे हैं, हर कोई जानना चाहता है, बात करना चाहता है, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो हमें यहाँ पे जो वेज ग्रोथ है उस पर ध्यान देना होगा। एक और डेटा जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला है कि क्रेडिट ग्रोथ, रिटेल क्रेडिट ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ी है। मतलब लोगों ने उधार बहुत ज़्यादा लिया है और उधार लेके साथ ही साथ लोगों ने गोल्ड लोन
अगर आप देखें कंपनियां जो है तो उनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग हुई, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा उधार बांटा जी। है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था पे और लोगों के रहन सहन पे फ़र्क डालती है। और एक बहुत अच्छी बात अभी यहाँ किसी ने जिक्र किया था कि ह्यूमन कैपिटल में डेवलपमेंट क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे प्रदेश में हम कैसे एक अच्छा माहौल दे सके, युवाओं को कैसे डेवलप कर सके। ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आनंद जाट जी, एक हाइपोथेटिकल सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं। जी। अगर बात मान लीजिए कांग्रेस की सरकार होती तो वो ऐसा बजट में क्या पेश करती या क्या लेकर आती जिससे आप जो उम्मीद करके चल रहे हैं कि सरकार ने अगर वो करती तो ज़्यादा बेहतर होता, तो वो आप कर देते? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। हम बहुत सीधे और स्पष्ट तौर पर जो बात करते हैं, चूँकि आज बजट पर बात करना है, लेकिन चूँकि आपने कांग्रेस का विज़न पूछा है, तो हमने हमेशा शिक्षा को महत्वपूर्ण माना है, हमने हमेशा हेल्थ को महत्वपूर्ण माना है। जो सोशल अधोसंरचना है ना, सामाजिक अधोसंरचना, उसको बहुत महत्वपूर्ण माना है। मतलब हेल्थ इज़ वेल्थ, और साथ में जो एजुकेशन है उस पर बहुत फोकस किया है। एग्रीकल्चर पर हमने हमेशा किसानों को इंसेंटिव दिए हैं, कर्ज माफ़ी की है। भाजपा कहती है भाजपा जब राज करेगी सारे कर्जे माफ़ करेगी, और चुनाव जीतने के बाद क्या कहती है, कैसा कर्जा कैसा माफ़, हम तो जीते अपने आप। तो ये दो तरह की नीतियां हैं। उद्योगपतियों का मोदी सरकार में 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ़ हो सकता है, लेकिन पूरे देश भर के किसानों के ऊपर ही इससे कम कर्ज है, तो वो माफ़ करने में इनको क्या दिक्कत है? डिसिप्लिन खराब होता है इकोनॉमिक्स का। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, ये मैं इसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसा अभी कपिल जी कह रहे थे, तो मैं वही बात बार बार कहता हूं कि हमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो कन्वर्ट होना चाहिए हमारा, हम कर्ज ले रहे हैं, कर्ज लेना गलत नहीं है, डेवलपिंग इकोनॉमी है तो हम कर्ज लें, लेकिन वो कर्ज कहाँ जा रहा है? कमीशन में जा रहा है। वो कर्ज जो है वो कमीशन में, कमीशन के लिए, कमीशन के द्वारा सरकार, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, लेकिन बिल्डिंगें बनेंगी, बिल्डिंगें अच्छी दिखेंगी, उसमें पुताई होगी, उसमें लोहा लगेगा, उसमें सीमेंट लगेगा, सरिया लगेगा, सब लगेगा। तो क्या छत पे पढ़वा दें बच्चों को? नहीं, खुले पेड़ के नीचे? तो जब मास्टर नहीं होगा तो पढ़ाई कहाँ होगी? ये कमीशन के लिए बन रही है ना बिल्डिंगें। बताता हूँ आपको एक छोटी सी बात, पंकज जी, एक छोटी सी बात, विवेक जी सुनिए ना। नहीं, अब आपने पूरी बात आ रहा हूँ आपके पास, कहीं नहीं आ रहा है, एक गेस्ट वैसे ही कम हो गए हैं, तुरंत आ रहा हूं। अब आपके इस बात पे मुद्दा सवाल तो ले लें। ठीक है। कमीशन कौन कर रहा है? आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, ये बिल्कुल मजाक वाला मामला नहीं है। कमीशन, ये बहुत चिंता वाली बात है पंकज जी। कमीशन लेके सरकार चल रही है क्या? नहीं, आप चिंता मत करो, मैं चिंता दूर कर देता हूं आपकी। हाँ, ये चिंता कांग्रेस को है। कांग्रेस की दूर कर देता हूं। असल में चिंता की बात कांग्रेस की थी। कांग्रेस पार्टी कमीशन की सरकार है। हमने देखा 2G, 3G, 4G तमाम सारे विषय देश के सामने हैं। 12 साल से सरकार एक भी साबित नहीं कर पाए आप। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं आप, और जिन भ्रमों के आधार पर आपने सरकार बनाई उन भ्रमों को आप 12 साल बाद भी सिद्ध नहीं कर पाए हैं। आनंद उत्तर तो ले लो। नहीं, पंकज सुनो मेरी बात, आप उत्तर देने की बात भ्रम मत फैलाओ यार। मैं शालीनता से बात कर रहा हूँ। तो आप भी आनंद बोल रहे हैं, मैं पंकज बोल रहा हूँ, उसमें क्या गलत हो गया? शालीनता से बात करो। मैं भी शालीनता से ही बोल रहा हूँ। और हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी जमानत पर है भ्रष्टाचार के मामले में। अरे भाई, बेल पे देकर भू माफिया के लोग इस तरह बात करें ठीक नहीं है। कमीशन पे ही है ना, वो है जमानत पे कि नहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी? भू माफिया के लोग इस तरह बात करें अच्छा नहीं लगता है कि नहीं जमानत की? अरे भाई, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ ना, बजट पर चर्चा करो ना, व्यक्तिगत क्यों होते हो? कमीशन खोरी में व्यक्तिगत क्यों होते हो? बजट पर बात करो ना। रॉबर्ट वाड्रा कमीशन खोरी में जमानत पर है कि नहीं? कमीशन खोर भाजपा की सरकार है, और पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि सिंधिया के साथ उनके 40 लोगों ने किस तरह से मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार गिराई है, और वो कमीशन टेबल पर लिया, टेबल के पीछे लिया। किसको बताओगे, किसको समझाओगे? राहुल सच क्या है? ये हर व्यक्ति जानता है कि 35 करोड़ में मध्य प्रदेश की जनता के मैंडेट को बेचा, खरीदा गया है।
अरे और तो किसने तो- खरीदा? एक जो बात लोग तो 15 दिन कांग्रेस पहले पार्टी कांग्रेस के की तरफ से राहुल बोल रहे थे, गांधी, वो 15 दिन बाद आपकी तरह आनंद के, जी, जिनका करना कोई नहीं मयार था। नहीं है, जो नहीं कोई करना मयार था, नहीं बेल है, पर है कि नहीं? आपका कोई अरे मयार बेल नहीं पर है, है अब कि उनकी नहीं सुन लीजिए, कमीशन पर? कोई मयार नहीं है आनंद जी, आपका। शालीनता सुनते हैं, आप भी कोई शालीनता कोई सुनिए। मयार नहीं है आपका। शालीनता से सुन लीजिए सोनिया उनको। गांधी रबड़ पाड़ आनंद जी, रहा, एक मिनट। भ्रष्टाचारी में एक मिनट, बात वाड्रा करें को ना, छोड़ दीजिए आप। बेल पर बात करवाइए। पंकज जी, वाड्रा को छोड़ दीजिए, गांधी अरे परिवार को बेल छोड़ पर है ना दीजिए। कमीशन खोरी पर। उनका पंकज जी, कल्चर है विवेक नहीं, जी, मैंने उनको भी कमीशन रोक दिया, खोरी। आपको भी रोक दिया। हम कांग्रेस का कल्चर वापस है ना कमीशन खोरी। वापस उस आदमी की बात कितनी सुनी बजट जानी पर। चाहिए कांग्रेस जो का कल कल्चर कांग्रेस की कमीशन बड़ाई खोरी कर है, रहा था, भाई साहब, आज विवेक भाजपा जी। की कर रहा है। कांग्रेस ना का- पहले की कांग्रेस बात में का वजन कल्चर था, ना आज कमीशन की खोरी बात है। में वजन है। राहुल क्या गांधी सुना जाए इस कमीशन आदमी खोरी को? में बेल पर, सोनिया गांधी आप- कमीशन क्या सुना खोरी में जाए? बेल अरे ऐसे पर। थोड़ा ना होता है। विवेक जी, क्या सुना नहीं, जाए? ऐसा थोड़ी ना होता है। ये आप अरे तो थोड़ा आप ना रोकिए करेंगे। ना। नहीं, बिल्कुल तो आपने व्यक्तिगत ये गलत टिप्पणियों कर के लिए थोड़ी दिया। ना मैं बैठे चर्चा बहुत अच्छे से कर रहा था, कमीशन पर आपने बात इसको कर रहा हूँ, डिस्टर्ब कर भाजपा दिया। की सरकार की ये बात कर रहा हूँ। आप तय नहीं करेंगे कि ये सुना जाए कि बेल नहीं सुना जाए। कमीशन खोरी में- कांग्रेस में कल के दिन ये आप चोरी बीजेपी में में चले बेल जाओगे पर तो क्या आपका वजन खत्म हो भ्रष्टाचार में जाएगा? बेल पर है। मैं नहीं हूँ कैसी बात इनकी करते तरह, हो? राहुल मैं नहीं गांधी, हूँ इनकी अरे तरह। आप नहीं उनकी तरह, उससे मतलब क्या है? हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है। कोई नहीं तो संविधान बजट में पर बोले ना। कोई कानूनन जुर्म थोड़ी ना किसी पार्टी में इस तरफ से जाना दूसरी तरफ में जाना। बजट पे आइए, आप बजट पे आइए। जब आप कह रहे थे उन्होंने शालीनता से सुना, उन्होंने डिस्टर्ब किया नहीं किया ना? आपने उनको नहीं, disturb मैंने किया। किसी पर व्यक्तिगत नहीं, टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने नेता क्या पर, व्यक्तिगत किया? नेता पर बोले हैं वो। नहीं, उन्होंने क्या, उन्होंने नेता बात- पर बोले अरे हैं। भाई, जब आप आए तब नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। छोड़िए, अब इसको छोड़िए। वापस चर्चा, हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हुए अभी हैं, उत्तर- पॉलिटिकल ड्रामा विवेक जी, नहीं करना उत्तर हमको। बाकी पंकज विवेक जी, जी। कंप्लीट करिए। विवेक जी, हाँ, दूसरा एक उदाहरण देता हूं आपको कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी ने पिछले सिंगस के समय, जब उज्जैन में सिंगस था, तब आरोप लगाया कि सिंगस में कमीशन खोरी करी और मटके, मग्गे, डब्बे, पीपे सब में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कमलनाथ जी की सरकार बनी और श्रीमान जयवर्धन सिंह जी विभाग के मंत्री बने, और बाला बच्चन जी जो दूसरे मंत्री थे, गृह और मंत्री थे। कांग्रेस पार्टी के उज्जैन के विधायक परमार जी, उनका सवाल था, परमार जी का, बाला बच्चन जी उस कमेटी में थे जिसने जांच करी। तो कांग्रेस के विधायक परमार जी ने सवाल पूछा विधानसभा में, वित्त मंत्री के नगरीय मंत्री के रूप में अपने जयवर्धन सिंह जी। जी उत्तर देते हैं कि सिंगस में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार, चोरी नहीं हुई। ये ऑन रिकॉर्ड है विधानसभा में। तो आप जब यही विडंबना है सर, यही विडंबना है जनता के सामने। जनता के सामने अपने आप को, मैं पंकज जी, मैं आपको इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि आपने जो बात कही है, देखिए, आरोप लगा के भाग जाना बहुत आसान होता है। कोई कल के दिन कोई किसी पर भी आरोप, ऑन रिकॉर्ड, हाँ, ये ठीक जयवर्धन सिंह ने है। सदन में मैं स्वीकारा एक कमेंट कि और ले लेता भ्रष्टाचार नहीं हूं। है। ठीक है, एक सवाल में रैपिड फायर टाइप का खेल रहा हूं आप सबसे। कपिल जी, 10 में से कितने नंबर बजट को? वापस बजट पे आते हैं हम। आरोप प्रत्यारोप की बातचीत बहुत हो गई। देखिए, मैं 10 में से 5 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि मेरी उम्मीद शायद हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा हो, पर मैं जो ट्रैवल करता हूँ और मैं दूसरे राज्यों को देखता हूँ, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या तेलंगाना हो, तो मुझे अपने प्रदेश के को उस लेवल पे देखने की इच्छा होती है। वहाँ 2,80,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय, मेरे प्रदेश की आय आज भी 1,60,000 रुपये, 65-70,000 रुपये है। तो मेरी उम्मीद है कि कुछ नया सोच दिखती, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी AI समिट कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मुझे वो नया होना चाहिए, और वो नहीं हुआ आपके अकॉर्डिंग बजट में, इसलिए आप 5 नंबर दे रहे हैं। सर आप? मैं तो 6 नंबर देना चाहूँगा, 10 में से 6 नंबर। और जैसा मैंने बताया, ठीक है। सर आप, आनंद जाट जी, कुछ नंबर देंगे? जमीन पर कुछ है ही नहीं। नहीं, नंबर क्या बजट देंगे? में? 3 नंबर। 3 नंबर, 3.5 भी नहीं? नहीं, अच्छा, मतलब आपने फेल कर दिया। क्योंकि रोजगार का कोई मौका ही नहीं है। पंकज जी, हालांकि ये बहुत पुराना सवाल है, हर बजट में हम पूछते हैं, फिर भी आपसे पूछ रहे हैं। 10 में से 10 माना जाए, या फिर सुधार की गुंजाइश आप महसूस करते हैं, कुछ और बेहतर हो? मुझे लगता है विवेक जी, 10 में से 10 नंबर भी दूंगा तो शायद अन्याय करूंगा। ये 10 में से 100 नंबर भी अगर देने की क्षमता मेरी होती, आपने तो गणित ही बिगाड़ दिया पूरा। शत प्रतिशत जन भावनाओं के आधार पर जी गरीब कल्याण का बजट है, जिसने मध्य प्रदेश ठीक है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका ये बजट जन कल्याण करे, गरीबों का भला करे, उद्धार करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।